हेलो 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 बच्चों। यार वो वीडियो अचानक से रुक गई थी किसी वजह से, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे यहाँ से कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। हमने ये सब देख लिया था। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द इनर एट्रियल वॉल, ठीक है। यहाँ आप एट्रियल वॉल के अलावा और भी मतलब ब्लड वेसल्स की बात कर सकते हो, इधर ऑन द वेन ऑल्सो। बट चूंकि सारा कहानी जो है ना ब्लड प्रेशर से, जो आप जांच करते हो ब्लड प्रेशर की, जो आप वो मशीन्स होती हैं उससे जितने भी आप मेज़रमेंट लेते हो, ठीक है, प्रेशर की, तो वो कहीं ना कहीं आर्टरी से ही रिलेटेड है। और चूंकि यहाँ जो सिस्टोलिक बीपी की बात हो रही है एंड डायस्टोलिक बीपी की बात हो रही है, वो भी क्या है, अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल की ही लेफ्ट वेंट्रिकल की सिस्टोलिक और डिएस्टोलिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सब कुछ जो है सो आर्टरी से ही रिलेटेड है मेनली, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर की जहाँ तक बात है, अगर उस वर्ड को डिफाइन करने की बात है, तो इस वर्ड को डिफाइन करने में आप ऑन द इनर आर्टरियल वॉल के अलावा और क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, प्रेशर exerted by the blood on the inner arterial wall or wall of वेन ऑल्सो, ठीक है। तो चलो, अभी हमने क्या पढ़ा, सिस्टोलिक बीपी 120 mmHg होती है, जो प्रेशर मेजर करते हैं नॉर्मली, ठीक है। एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर इतना होना चाहिए। और डिस्टोलिक बीपी जब वेंट्रिकल डायस्टोल फेज में होता है, उस समय जो आर्टरी की हमने मेजरमेंट ली, तो वहाँ जो प्रेशर पता चला वो कितनी थी, 80 mmHg। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रही थी, उस समय हमने आर्ट्रिकल की जो मेजरमेंट ली, ठीक है, दैट वाज 120 mmHg, ठीक है। तो ये हमारा कितना था, मैक्सिमम था, और ये मिनिमम था। क्लियर। तो ये ब्लड प्रेशर होता है। तो आइए इसमें इरेगुलरिटीज़ कहाँ आ जाती है और डिसऑर्डर्स किसको हम कहते हैं। ब्लड प्रेशर इतना है तब तो ठीक है, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है उस चीज़ को हम देखते हैं। सो हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। 120 और 80 से अगर हायर चली जाती है ये प्रेशर, तब हम इसको क्या कहने लग जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर इसी को क्या नाम दिया गया है, हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन। जब भी आपको गुस्सा आता होगा ना बहुत तेज, आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो मतलब आपके दादा होंगे, पेरेंट्स में जो भी सीनियर्स लोग होंगे, ठीक है, फैमिली में, तो उनको जब गुस्सा आता होगा, अक्सर ऐसा सबके साथ नहीं होता, अगेन आई रिपीट, ये जनरल चीज़ नहीं है, बट बहुत ही ऑफनली आप देख सकते हो ये चीज़ें, कि इनफैक्ट छोटे एजों में भी होते हैं, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस चीज़ को लेकर के, तो आप की टेंशन, हाइपर टेंशन हो जाती है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाथ पैर भी थरथराने लगते हैं कभी कभार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिम्टम्स होती हैं। हाँ, और हाइपर आप जनरली भी बोलते हो, भाई इतना हाइपर क्यों हो रहे हो तुम, है ना, इतना हाइपर टेंशन में क्यों चले गए, तो एक्चुअली वही ब्लड प्रेशर होता है। तो ये ज़रूरी नहीं एज अ डिजीज़ ही हो, बट कभी कभी सडन इसमें सर्ज हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके और भी बहुत सारे कारण हैं ब्लड प्रेशर के, ठीक है। और इसमें अगर देखी जाए तो ब्लड प्रेशर और आयोडीन का भी कहानी है। हाँ, आयोडीन का भी कहानी है, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि नमक ज़्यादा खाने से क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो चूंकि अब मैं बताता हूँ आपको, ये आपने देखा ना कि नमक मतलब कि आयोडीन, ठीक है। और आयोडीन से रिलेटेड एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है, तो वहाँ आयोडीन की कमी होती है। तो आपने ये देखा ना कि थायराइड ग्लैंड भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, अपना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था थायराइड, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें मना किया जाता है कि आप नमक थोड़ा कम खाओ, क्योंकि आप नमक खाओगे, चलो मैं इसको रिलेट कराता हूँ, देखो, आई होप ये हो जाए, आपको समझ आ जाए। हम्म, हम्म। आपने क्या करा, आयोडीन की मात्रा, नमक खाने से क्या होता है, आयोडीन बढ़ जाता है। आयोडीन बढ़ा तो इसका मतलब है कि आपकी जो थायरोक्सिन हार्मोन थी, ठीक है, आपकी जो थायरोक्सिन हार्मोन थी वो बढ़ गई। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ाओगे तो यही तो है,
ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, 120 और 80 होता है, और ये अगर ऐसा आप करोगे, नमक ज़्यादा खाओगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर। तो यही देखो, इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg दैट इज अ मिलीमीटर ऑफ द मर्करी प्रेशर। ठीक है, तो वो अलग कहानी होती है, मैंने ऐसे बताया था ऐसे करके, इसमें वो फिजिक्स की कहानी है। ठीक है, कैसे मेजरमेंट करते हैं। इज द सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर, सिस्टोल को हम और क्या क्या कह सकते हैं, इसको पंपिंग प्रेशर भी कह सकते हैं। और 80 mmHg जो है वो डायस्टोलिक है और रेस्टिंग प्रेशर है, जब वेंट्रिकल डायस्टोल फेज में हो, जो रिलैक्सिंग फेज में हो। ठीक है, तो वहाँ जो उस समय जो आर्टरी की मेजरमेंट ली गई है दैट वाज 80। ठीक है, इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल 140/9/90 और हायर इट शोज हाइपरटेंशन। अगर कभी कभी हो जाए तब तो ठीक है, अगर रिपीटेडली किसी इंसान में ऐसा पाया जा रहा है कि उसका लगातार जो ब्लड प्रेशर है वो कितना हो रहा है, 120 और 80 से ज़्यादा जा रहा है, मतलब 120 सिस्टोल और 80 डायस्टोल से ज़्यादा जा रहा है, या मतलब वो करीब 140 और 90 तक पहुंच गया। ठीक है, ये 120 कितना हो गया, 140 हो गया, और ये जो 80 था वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, अगर ये लंबे समय तक चल रही है या फिर बार बार वहीं या तो इतने हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं, तब हम उसको क्या बोल देंगे, हाइपरटेंशन बोल देंगे। ठीक है, तो यही कारण है। So high blood pressure leads to the heart disease and also affect the vital organs like brain and kidney। ठीक है, अब हाई ब्लड प्रेशर किसी के अंदर लगातार बनी हुई है तो हार्ट में डिजीज कॉज कर जाएगा। ठीक है, वो हार्ट की प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, फिर वो आपको डिसऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, और ये हार्ट के साथ साथ ब्रेन और किडनी को भी हार्म कर सकता है। आप देखो ब्रेन में क्या हो जाता है, ब्रेन कभी कभी आपने सुना होगा हेमरेज। ठीक है, हेमरेज, ठीक है, मतलब नस फट जाता है वहाँ। किडनी, किडनी में हो जाता है नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस हो जाता है। ठीक है, वहाँ भी किसी नर्व के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, किसी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो हमारे हार्ट तो ब्लड पंप करती है, और उस ब्लड को लेने वाला तो पूरा ऑर्गन है ना। तो कहीं ना कहीं किसी भी अगर नस में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो आप समझ रहे हो वो पूरा जो फंक्शनिंग है उसकी, उसके अराउंड जितने भी फंक्शनिंग हो रही थी, जिस ऑर्गन को वो अफेक्ट कर रहा था, जिस ऑर्गन को वो ब्लड पहुंचा रहा था, वो सारा ऑर्गन ही कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जहां अगर प्रेशर आपकी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपकी हार्ट डिजीज़ को तो कॉज कर ही रहा है, साथ साथ ब्रेन और किडनी को भी वो हार्म कर जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हो गया अपना ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, पहला डिसऑर्डर खत्म। ये था कौन सा, पहला। अब दूसरा देखो क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको हम बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, चूँकि उसी में हो जाना चाहिए था, बट वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो जाता है यार कभी कभी वो रिकॉर्डिंग की वजह से। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं। क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, ये पार्ट तो हो ही गया अपना। ये देखो ये हो गया। अब देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। तो आपको याद है कोरोनरी आर्टरी कहाँ होती थी, आपने पढ़ा था कोरोनरी सर्कुलेशन, आपको याद है कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा था, बताओ कोई मुझे। कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा था कि जैसे आउटा से जो है सो ब्लड, आरोटा से ब्लड हार्ट मसल्स तक गया। एक सेकेंड। आउटा से ब्लड जो है सो हार्ट के मसल, जनरली कहाँ जाता है, आउटा से पूरे बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है, लेकिन ये कोरोनरी सर्कुलेशन ऐसा है जिसमें कि हार्ट के मसल्स को आप ब्लड भेज रहे हो। ठीक है, एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें हार्ट के मसल्स को आप ब्लड भेज रहे हो। तो उस पॉइंट पर जहाँ हम बॉडी टिश्यू लिखते थे, बॉडी ऑर्गन लिखते थे, उस पॉइंट पर हम क्या लिख देंगे, कार्डियक मसल्स लिख दोगे आप। ठीक है, कार्डियक मसल्स मतलब जो हार्ट की मसल्स है उसको क्या करनी है, ब्लड पहुंचानी है। तो आउटा से कहाँ गया, आउटा से कहाँ गया, आउटा से गया कार्डियक, कार्डियक मसल्स के पास, कार्डियक मसल्स के पास पहुंच गया ब्लड। अब कार्डियक मसल्स जो है, कार्डियक मसल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये कौन सी ब्लड लेके गया था, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके गया था। अब कार्डियक मसल से
जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होती है वो कौन लेके जाता है? ठीक है, कार्डियक मसल्स के पास ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंच गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन में CO2 निकलता है, और CO2 जो ब्लड में मिल जाता है तो वो कौन सा ब्लड हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और इसको आप कहाँ फेंकते हो, जहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो भी होती है वो कहाँ, कोरोनरी, कोरोनरी कोरोनरी कोरोनरी, एक सेकेंड, आर्टा और कार्डियक मसल्स में पहुंचाने वाला जो था वो तो कोरोनरी आर्टरी ही था ना, उसके बाद कोरोनरी साइनस आता है। एक सेकंड में जस्ट चेक कर लूं। आर्टा के बाद कोरोनरी आर्टरी, फिर कोरोनरी वेन अलग होता है, कोरोनरी वेन अलग होता है, तो यहाँ इससे पहले एक कोरोनरी आर्टरी भी आएगा। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा ये आर्टा के बाद एक एक ब्लड वेसल छूट गया था। ऑर्टा तो ये जो डायरेक्ट जब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा होता है वो हो गया। अब ऑर्टा किसको देती है यहाँ पे, ऑर्टा देती है कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी को, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी को। और कोरोनरी आर्टरी जो है सो फिर कार्डियक मसल्स के अंदर ब्लड पहुंचाती है। यहाँ से यहाँ तक कौन सी ब्लड थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी। अब फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कौन जाता है, कोरोनरी, ये काम तो वेन का है, कोरोनरी वेन, देन कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस था, और फिर ये राइट एट्रियम में जाता था, राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड चला जाता था, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये देखो, ये अभी हमारा जो टॉपिक है ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो इसमें प्रॉब्लम आती है। ये इस पर्टिकुलर, ये इस पर्टिकुलर, ये इस वाले पर्टिकुलर आर्टरी में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, अभी आपने CAD तो समझ गया ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहाँ होती थी, तो कोरोनरी सर्कुलेशन में पढ़ा था, उसी में कोरोनरी आर्टरी आता था। अब इस आर्टरी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है वो देखते हैं, ठीक है। देखो तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, इट ऑफन रेफर्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। हाँ, पहले तो इस डिजीज को बोलते क्या है, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हमने क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल्स। देखो आप हार्ट मसल से जस्ट पहले कौन सा, कोरोनरी आर्टरी, ये ब्लड वेसल्स को हमने क्या कहा, अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, इसी को हमने क्या कह दिया, कोरोनरी आर्टरी। It is caused by the deposition of the calcium, fat, cholesterol, fibrous tissue which makes the lumen of the arteries narrows। अब देखो जब मैंने आर्टरीज पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाया था आर्टरीज और वेन के अंदर डिफरेंस बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि भैया आर्टरीज की लुमेन वैसे भी बहुत छोटी होती है, ठीक है। ये आर्टरी थे, इसके अंदर 3 लेयर थे ना, है ना। तो अंदर वाला जो ये वाला पार्ट हो गया, ये इसमें जो इसमें क्या हो रहा है, ब्लड बह रहा है, ब्लड इसमें बह रहा है। तो एक तो ऑलरेडी इसकी लुमेन जो है सो, क्योंकि इसमें जो मीडिया वाला पोर्शन था वो ज़्यादा था, ठीक है, आपको याद हो, ये हो गया इंटरना, ये हो जाएगा इंटरना, फिर उसके बाद आता था एक मीडिया वाला लेयर, ठीक है, मान लो ये मीडिया लेयर है, ठीक है, और फिर ये क्या है, ये एक्सटर्ना है, ठीक है। 3 डिफरेंट लेयर से हमारा वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स बन रहा था ना। तो ये इसमें थोड़ा मोटा होता है, इस चक्कर में क्या होता है कि ये वाला जो लूमेन है, ये वाला लूमेन का जो विड्थ है वो थोड़ा छोटा होता है। यहीं अगर आप वेन की बात करोगे तो मान लो ये है, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, ठीक है, और ये फिर सेम, ठीक है, ये फिर सेम रह जाता है इस तरीके से। तो इसमें जो ब्लड बह रही है तो इसका जो लूमेन होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा वाइड होता है। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, वेन की। और जो हम बात कर रहे हैं ये किसकी, ये आर्टरी की। तो इसकी ऑलरेडी जो लूमेन होती है, ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है वो ऑलरेडी पतली होती है, ठीक है। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कभी कभी कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रोल और फाइब्रस टिश्यू, याद रखें
कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू, इन सब की क्या हो जाती है, इन सब की डेपोजिशन हो जाती है। ठीक है, या तो उसमें कैल्शियम चला जाएगा, या फैट चला जाएगा, या कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा, या फाइब्रस टिश्यू चला जाएगा। तो ब्लड में तो सब कुछ है ना, आपको याद हो ब्लड के अंदर सब कुछ है। कभी कहते तो हैं ब्लड के अंदर तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। तो जब कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर बढ़ेगा, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आर्टरीज के ऊपर, सॉरी आर्टरीज के इनर वॉल पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और बहुत लंबे समय तक आप खूब तेल पदार्थ खा रहे हो। ठीक है, तो उससे थोड़ी सी हार्ट की डिजीज बढ़ने की भी चांसेस होती हैं, तो आपको अवॉइड करनी चाहिए। कभी कैल्शियम की भी डिपोजिशन हो जाती है, फैट आप खाते हो, घी, ऑयल, ये सब खाते हो तो उसके अंदर ये चीज़ होती है, कुछ फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो अगर यहाँ पे आकर के अगर डिपॉजिट हो जाता है, एक तो ये और पतला, और अगर ऐसे ऐसे बहते बहते मान लो जैसे नहीं, नदी नदी में जो बालू निकल के आता है पहाड़ से, जब पहाड़ से नदी निकलती है तो अपने साथ साथ जो है सो बालू वगैरह, या फिर उसको एलुवियल सॉइल्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसी चीज़ें वो कैरी करके लाता है, तो नदी किनारे पर देखते हैं ना आप कितना बालू इकट्ठा हो जाता है, और उसके पास पास वाले जो ज़मीनें होती है उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो उसी तरीके से मान लो ये नदी तो बह रही है खून की। ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट थे, वो क्या क्या, ये दाएं बाएं आकर के और ऐसे डिपॉजिट होने लग गए। ठीक है, अब धीरे धीरे इसकी लेयर मान लो इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि इसको ब्लड बहने के लिए ही जगह नहीं बचा। ठीक है, इतना कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया कि इसके अंदर जो है ब्लड जाएगा उसके लिए जगह ही नहीं बचा। कहने का मतलब जो ये विड्थ इतनी बड़ी थी पहले, वो विड्थ बहुत छोटी रह गई, है ना, वो विड्थ बहुत छोटी रह गई। तो यही चीज़ होता है डिपोजिशन से। ठीक है, क्या लिखा है, अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई, कौन सा वेसल्स, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। क्लियर, और इसके अंदर क्या किस किस की डेपोजिशन होती है आपको याद रखनी, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू। अभी देखो एथेरोस्क्लेरोसिस है, अब इसमें एक आर्टरियोस्क्लेरोसिस भी होता है, तो वो अलग चीज़ है, उसमें आप जान सकते हो। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी आर्टरीज के अंदर, इसका जो लूमेन था वो नैरोवर हो रहा था, नैरोवर। ठीक है, जो लूमेन मान लो इतना बड़ा था लूमेन पहले, वो अब कितना हो जाएगा, चीज़ें तो ये विड्थ तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन उसके ऊपर कुछ कुछ हो जाने की वजह से ये जो विड्थ है ये अब थोड़ी सी इतनी ही बच जाएंगी। ठीक है, तो विड्थ क्या हो गया अपना, नैरोअर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ आ गई कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी एक लंबे समय तक चलने वाली डिजीज है, उसकी आप इलाज कराओ, फिर आपके सारे आर्टरीज के जो ल्यूमेन है वो धीरे धीरे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, उसकी दवाई होती है, मेडिसिन होती है, तो वो आपको लगातार लेनी पड़ती है। ठीक है, अब जो चीज़ आ रही है एंजीना, वो क्या है, थोड़ा सा इसके साथ ना ये मेल खाता है, बट समझना ये है कि ये एक सडन इम्पैक्ट होता है, कभी कभी ऐसा जो है सो प्रॉब्लम हो जाता है, निकल जाता है, जैसे कि आपको जैसे चोट लग गई, तो चोट इज़ नॉट अ डिजीज ना, है ना। कभी आपको बहुत सीने में दर्द हो गया, कभी अचानक से पेट में दर्द होने लगा, तो ये सब कोई डिजीज़ नहीं होते, बस एक सिम्टम्स होते हैं यहाँ के। तो इसी तरीके से एंजीना में क्या होता है कि चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, एक्यूट पेन। अब चूंकि इसका वजह ये है, वजह क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी चेस्ट में पेन फील होने लग जाता है। तो यही आप देखो, अब चूंकि अब इसका एक अलग रीज़न है कि यहाँ जो है सो इनफ ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए हार्ट के मसल्स को, उतना ये मिल नहीं पाता है कभी कभी, तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, उसको एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो इसको थोड़ा साफ करते हैं, फिर देखो क्या क्या लिखा है। ठीक है, मैं साफ कर देता हूँ, फिर बाद में जब जब पढ़ा रहा हूँ तब तक आप ध्यान रखें। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना। इसमें डिपोजिशन किस किस की होगी, आप ये ध्यान रखना, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। क्लियर, और यहाँ क्या हो जाती है, लूमेन ऑफ द आर्टरीज नैरो हो जाती है। ठीक, हाँ, और ये किसको डैमेज करता है, कौन से वेसल्स को, क्या किसी भी आर्टरी को, नहीं, कोरोनरी आर्टरी को। ये जो लिखा हुआ है ना, ब्लड सप्लाई, दैट वेसल्स विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स, तो वो कौन सा वेसल है, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। तो इसी के अंदर के डिपोजिशन हो रही होती है। ठीक, यहाँ एंजिना देखो, एंजिना क्या है, एंजिना इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस, एंजिना पेक्टोरिस इसका नाम है बस। A symptom of the acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles। हार्ट मसल्स को जो है सो अगर जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए, क्योंकि देखो आप ये बताओ, अब अभी आपको समझ आएगा, हर एक बात समझ आ जाएगा। यहाँ यहाँ ये याद है ना, ये याद है
अब देखो, ये पहले तो ये लाइन पढ़ लो, फिर मैं यहाँ लेके आता हूँ आपको, ठीक है। इट इज़ अ सिम्पटम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत तेजी से छाती में जो है सो दर्द होने लगा। क्यों? क्योंकि इनफ ऑक्सीजन जितनी मिलनी चाहिए थे हार्ट मसल्स को, हार्ट के मसल्स को, ठीक है, हार्ट के मसल्स को जितनी इनफ ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। पहले आप ये लाइन समझ लिया। अब आओ यहाँ पे, क्या कह रहा था ये, ऑक्सीजन थोड़ी कम मिल रही है, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड थी, जितनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मसल्स को फंक्शन करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन कम मिल रहा है। तो आप इस चीज़ को ऐसे सोचो, ब्लड से जब भी ऑक्सीजन की कहानी आ जाए ना, तो आपने क्या सोच रही है, ब्लड से। अब देखो, बात किसकी हो रही थी, बात किसकी हो रही थी, हार्ट के मसल्स को। तो कार्डियक मसल्स को कौन ब्लड पहुंचा रहा था बाबू, कार्डियक मसल्स को ब्लड कौन पहुंचा रहा था, कार्डियक मसल्स को ब्लड पहुंचा रहा था कोरोनरी आर्टरी, ठीक बात। कोरोनरी आर्टरी कार्डियक मसल्स को ब्लड पहुंचा रहा था। अब इसको ऑक्सीजन की कमी हुई, इसका क्या मतलब हो सकता है कि कोरोनरी आर्टरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। बस एक यही वजह होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्या है, एंजिना पेक्टोरिस एक्चुअली क्या है, सिम्पटम है। अब जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है तो इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं ना, आपके पेट में अल्सर भी हो सकता है, ठीक है, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड एंजिना पेक्टोरिस इज कैन बी एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से बाबू आपके 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 हार्ट मसल्स को जो है सो ब्लड की सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन थोड़ा कम मिलेगा, तो अचानक से उसमें दर्द, एक्यूट चेस्ट पेन होने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कोरोनरी ये एथेरोस्क्लेरोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो क्या सकता है कि मान लो ये इसमें तो जो है सो ये जो ब्लड थी, मान लो ये यही मान लो आर्टरी, इस आर्टरी को हमने कह दिया कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, इस आर्टरी को हमने कह दिया कौन सा आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी है ये, ठीक है। और इसी के अंदर ऐसे ऐसी डिपोजिशन हो रही थी मान लेते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ पहुँचना था, इसको पहुँचना था कहाँ, हार्ट के मसल्स तक पहुँचना था इसको। अब चूंकि ये जो है सो ब्लड इसका इतना रुक गया है इन सब चीज़ों की वजह से, तो थोड़ी सी कम ब्लड जाएगी। अब चूंकि ब्लड ही कम जा रही है, और आप देखो कौन सी ब्लड जा रही थी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रही थी, तो ऑक्सीजन लेके ब्लड जा रही थी। अब ये जो यहाँ जो है सो डायरेक्ट ऑक्सीजन तो कोई नहीं लेके जाता है ना, ऑक्सीजन हवा में उड़ के तो नहीं चला जाएगा इन्वायरमेंट में जैसे ऑक्सीजन रहता है, नहीं, तो ऑक्सीजन ब्लड में घुल के ही जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दैट डायरेक्टली मीन्स कि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी हो रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कमी हो रही है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर कमी हो रही है हार्ट के मसल्स को, तो ये कमी किसका है, ये कमी कहीं ना कहीं कोरोनरी आर्टरी का है, कोरोनरी आर्टरी का है। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर प्रॉब्लम आ गई, इसका मतलब कोरोनरी ये हार्ट के मसल्स को क्या ऑक्सीजन मिल पाएगा ढंग से, नहीं मिल पाएगा। तो उसी ऑक्सीजन के कमी की वजह से अचानक से उसको क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है बहुत तेज, ठीक है, एक्यूट वर्ड यूज किया, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना कोरोनरी आर्टरी से इसका क्या संबंध था। तो अब मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है एंजिना पेक्टोरिस का वजह बस कोरोनरी आर्टरी ही हो, ठीक है, और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। दिस कुड बी वन ऑफ द मेजर रीजन, ठीक है, फॉर द एंजिना पेक्टोरिस। क्लियर क्लियर, तो यही चीज़ है। इसमें आपको ये चीज़ मैंने बस बता दिया है, समझा दिया कि ये हो सकते हैं। एनसीईआरटी कुछ दावा नहीं करती, बस उसने लिख दिया नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट मसल्स, बात क्लियर। अब मैं इसको ना आगे एक हार्ट अटैक टॉपिक आएगा, हार्ट अटैक से भी मैं रिलेट कर दूंगा इसको। ये तो अपनी समझ होती है ना, आपको सवाल बस इतना ही आएगा इसमें, ठीक है। उसमें होता क्या है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, और इसमें नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल, आपने यही याद रखनी है। फिर इसमें क्या कह रहा है कि देखो, एंजिना पेक्टोरिस जो है सो कैन अकर इन द मेन एंड वोमेन इन एनी एज, कभी भी किसी को हो सकता है, बच्चा से लेके बूढ़ा जवान सभी को हो सकता है, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, किसी को हो सकता है, वीमेन हो किसी को भी हो सकता है। बट इट इज़ मोर कॉमन अमॉन्ग द मिडिल एज्ड एंड अर्ली, जो थोड़े से प्रौढ़ावस्था में होते हैं, जो मतलब कि 30+ होते हैं, 40, 45, 50 के अराउंड होता है, या फिर थोड़े से एल्डर हो जाते हैं, मतलब 75, 80 इस अराउंड एज के होते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, मोर अमाउंट हो किसी में सकते हैं। अगेन अगर ऐसा असर्शन रीजन में आ जाए कि
angina pectoris can occur only in middle age and early elderly, तो नहीं, गलत है सेंटेंस। यहाँ क्लियरली लिख रहा है एंजिना पेक्टोरिस किसी भी एज में और किसी भी वीमेन हो चाहे मेन हो, किसी को भी हो सकता है, बट इट इज मोर कॉमन अमॉन्ग मिडिल एजेड एंड एल्डरली। तो बात समझ आ गई, ठीक है। सो इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। हाँ, तो ब्लड फ्लो को जो अफेक्ट करेगा उसी उसी कारण से क्या हो जाएगा, एंजिना होता है। ये इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो को जो कंडीशन अफेक्ट कर देगा उसी कंडीशन की वजह से फिर ये छाती में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया ना एक कंडीशन कौन सी थी, दैट वाज एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। इन दोनों में नाम में कंफ्यूज मत करना, एक ही चीज है। कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिजीज हो गया, ठीक है, तो इसको लिख दिया CAD और इसी को एक अलग नाम दे दिया, दैट वाज ऑफन रेफर्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इसको नाम को तोड़ के देखेंगे क्या बनता है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बायोलॉजी में ना आप कोई भी नाम, जैसे नेफ्राइटिस होता है, तो नेफ्राइटिस का जो मतलब होता है ना, कि आइटिस जो वर्ड लगा हुआ मतलब होता है स्वेलिंग, और नेफ्रोन, नेफ्रोन मतलब जो नेफ्रोन जो किडनी विडनी से रिलेटेड जो भी पार्ट है उसके अंदर कुछ स्वेलिंग हो गई तो वो नेफ्राइटिस कहलाती है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिया है अपने अंदर लंग्स के अंदर, ठीक है, तो ब्रोंकाई के अंदर कुछ स्वेलिंग हो गई, ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस। तो डिजीज का जो नाम है ना बायोलॉजिकल नेम, उसी से आपको डिजीज के बारे में बहुत मतलब मोस्टली आपको समझ आ जाता है। बट इस पॉइंट पे ये क्या है मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। देखो जितना मेरे अंदर है मैं चाहता हूँ हर चीज़ बता दूँ, बट ये ना 4 लाइन बता के निकला जा सकता था, ये वीडियो 5 मिनट में ख़त्म किया जा सकता था, इस बात को समझो आप, ठीक है। क्लियर। तो ये आपका 3 डिजीज कवर हो गया, कौन कौन से, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड एंजीना। आप ये याद रखना, एंजीना इज जस्ट अ सिम्पटम, ठीक है। ये ना बहुत कोई ऐसा प्रोलॉन्ग्ड या फिर क्रॉनिक डिजीज नहीं है, बट दिस कुड बी अ डिजीज, आप यहाँ मार्क कर लो, ठीक है। ये जो है यहाँ नाम में ही डिजीज लिखा हुआ है, दिस वन इज अ डिजीज, बट दिस इज अ सडन सिम्पटम होता है, ठीक है, ड्यू टू डिजीज, ड्यू टू डिजीज, अचानक से छाती में कभी कभी दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 चीज हमें पढ़नी है, कौन कौन सी, हार्ट फेलियर, कहाँ गया, अच्छा इसी में सब है, ओके। देखो 3 वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, 3 वर्ड दिखाता हूँ। हार्ट फेलियर, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे क्या मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, आज भी होता हूँ कभी कभी, ठीक है। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, और एक और होगा, एक और होगा, एक और हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। अब इसने एक ही पैराग्राफ में सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया भैया, ठीक है। और इतना ही हालांकि हमको पढ़ना भी है, लेकिन अगर इसी को थोड़ा ढंग से पढ़ाता ना अलग अलग तरीके से तो एक मेजर डिफरेंस समझ में आती है। और बच्चे ना आप देखना टेस्ट में आपके क्वेश्चंस आएंगे फिर आप बहुत गलत करने वाले हो इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको ना वो क्लियर ही नहीं होगा। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एक जैसा ही साउंड करता है, ठीक है। आपने किसी का हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेलियर से मर गया होगा, न्यूज़ सुनते होगा, हार्ट अटैक से मर गया होगा, अच्छा ये सेम चीज़ होता होगा, है ना। बट थोड़ा सा इसमें टेक्निकली दिक्कत है और कुछ कुछ अंतर है, तो वहीं हम लोग साफ करने वाले हैं अंतर को। और पहले एक बार पढ़ लो, फिर मैं एक बहुत ही प्यारा सा टेबल लेके आया हूँ जो AI जनरेटेड है, मैंने डाला था कुछ ऐसा बना के दो जो ऐसा समझ में आए, ठीक है। ऐसा मैंने प्रॉम्प्ट डाला था तो उसने दिया है, तो वो भी मैं लेके आया हूँ तो दिखाऊंगा। पहले आप समझो जो NCERT की लाइन कहती है उसी को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये सब रहना दो ना, ये सब रहने देते हैं, ठीक है। जिसको जितनी हेल्प चाहिए होगी इन सब जगहों से लेते रहना, ठीक है। चलो देखो, एंजीना तो हो गया, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। ये क्या कह रही है कि हार्ट फेलियर कब हो गया, आप फेलियर कब कहलाते हो, अब जीवन में आप फेलियर कब कहलाते हो, फेलियर तब कहलाते हो कि जब मतलब किसी भी एग्जाम में या फिर जितने किसी भी काम में जितना एफिशिएंसी के साथ आपको काम करना चाहिए था आपने किया तो जरूर, ठीक है, परीक्षा में बैठे तभी तो फेल हुए, ठीक है, परीक्षा में बैठा ही नहीं वो क्या फेल होगा,
ठीक है, तो परीक्षा में बैठे तो कहने का मतलब काम तो कर रहा है, लेकिन जितना इफेक्टिवली या जितना एफिशिएंटली उसको काम करना चाहिए था वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप उस केस में क्या कहलाते हो, फेलियर कहलाते हो। पासिंग के लिए जितना नंबर लाने चाहिए, ठीक है, अगर 100 मार्क्स की एग्जाम हो रहा है तो मान लो 35 एक पासिंग रेंज रखा गया है, कितना तक अगर कोई बच्चा ला रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पास्ड। बट नहीं, आप उस नंबर को भी क्रैक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी इसी तरीके से हर्ट फेलियर वर्ड भी हो जाता है। आप फेल कर गए वहाँ परीक्षा में, उसी तरीके से हर्ट का फेल करेगा। आप सोचो, एक बार सोचने की कोशिश करो बिना देखे। तो हार्ट का जो काम है, हार्ट का काम क्या है, ब्लड पंप करना। तो क्या ये जितने ब्लड पंप करेगा, ब्लड पंप करता रहेगा, बट कितना अमाउंट में इसको ब्लड पंप करना चाहिए, क्या स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml रख रहा है कि नहीं, क्या कार्डियक आउटपुट 5000 रख रहा है, 5000 ml रख रहा है कि नहीं। अगर इतना रख रहा होगा तब ना ठीक होगा। अगर इसी में कहीं ना कहीं कमी आ जाए, जितना ब्लड पूरे शरीर को चाहिए उतना ब्लड अगर आप पंप नहीं कर पा रहे हो तो आप उस लायक नहीं हो। आपको क्या काम दिया गया था, ब्लड पंप करने का ना, जिससे कि बॉडी पूरी बॉडी की नीड्स को आप मीट कर सको। But if you are not doing that efficiently, okay, then you will be considered as a failure। तो हार्ट फेलियर हो गया। तो इतनी आसानी से समझ आ गई आपको। देखो तो यही चीज लिखा है क्या, आप चेक करो। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। जितनी पूरे बॉडी को ज़रूरत चाहिए थी, जितना ब्लड आपको चाहिए था पूरे शरीर को, उतना आप ब्लड वो पंप कर ही नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी मशीनरी में गड़बड़ है, या तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन खराब हो गई है वेंट्रिकल की, जितना कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए तो उतना नहीं कर रहे हो। तो थुक थुक ऐसे होना चाहिए था, मान लो लब टप लब एकदम क्लियर कट वो होनी चाहिए थी कॉन्ट्रैक्शन, उतनी नहीं हो रही, लब 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 ऐसे हो रही। तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन ही धीरे धीरे हो रही है, मान लो कुछ भी वजह हो, लेकिन आप ब्लड पंप नहीं कर पा रहे हो पूरे एफिशिएंटली जितना पूरे शरीर को चाहिए, तो देन यू विल बी कंसिडर्ड एज द ब्लड फेलियर। ठीक है, सॉरी, हार्ट फेलियर। ठीक है, तो इतनी ही बात लिखी हुई है, देख लो आप। हम्म, ठीक है। इट इज समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ द हार्ट इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। एक बार सर्च करना यार, कंजेस्टिव मतलब क्या होता है। आई थिंक कंजेस्टिव मीन्स फूला हुआ होता है क्या। कंजेस्टिव, अरे भैया हार्ट कंजेस्टिव, स्वेलिंग है ना, कंजेस्टिव, कॉग्निटिव नहीं, कंजेस्टिव, कंजेस्टिव मीनिंग। वो हिंदी में बताओ यार। इन्वॉल्व प्रोडक्शन में कंजेशन हो पा रहे यार, कंजेशन एकदम ढूंढ रहे हैं। कंजेशन मीनिंग हिंदी, रक्तसनली कहते हैं क्या है यार, कंजेस्टिव, संकुलनशील या रक्ताधिक संबंधी अंग या ऊतक में रक्त या तरल पदार्थ का जमाव या भीड़। अच्छा, भीड़ या जमाव, राइट 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 राइट। हम्म। एक्यूमुलेशन, ठीक है, ठीक है। एक बार देखते हैं इसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ये क्या बताता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, congestion leading to the congestion in lungs, shortening of breath, and body swelling in legs, ankles. Common symptoms include fatigue, cough, rapid weight gain, and digestion. Hmm. Swelling तो मैंने सुना था, swelling
हम्म, हम्म। अच्छा एक बात बताओ। हम्म, जैसे कि हार्ट को पंप करना है तो अगर वो पूरी वॉल्यूम उसकी बढ़ जाएगी मान लो, तब वो पंप कर पाएगी क्या? नहीं ना। नहीं ना। तो ये सोचो। कंजस्टिव, ठीक है, मुझे वर्ड प्रूफ में जाना नहीं चाहिए था, ठीक है। देखो, कंजस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज द कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। कंजेशन, अगर लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाता है, मतलब उसके अंदर मान लो कोई भी पानी भर गया या फिर किसी तरल वहाँ लिखा हुआ था, किसी भी ऐसे अनवांटेड चीज़ का जो है सो मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पा रहा है, और वो वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है कोई ऐसा चीज़, ठीक है, जिसके वजह से जो है सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। ओके, थोड़ा सा इसमें मुझे देखना पड़ेगा। चैट जीपीटी से पूछा जाए क्या? चैट जीपीटी, कंजेशन हार्ट 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 फेलियर का मतलब क्या होता है? तो चैट जीपीटी बहुत बढ़िया आविष्कार है इस जनरेशन के लिए। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है। ब्लड प्लस फ्लूइड बॉडी के ऑर्गन्स में जमा होने लगता है, उस कंडीशन को कंजस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। कंजस्टिव का मतलब होता है जमाव, रुकाव, फ्लूइड का जमा होना। लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाता है तो सांस फूलता है, ठीक है। हाँ, पैर, एंकल, फेस में फ्लूइड जमा है तो स्वेलिंग, लिवर में कंजेशन है तो राइट साइड पर हैवीनेस। हार्ट फेल नहीं होता, हार्ट वीक हो जाता है, पंप कमजोर हो जाता है। लंग्स में कंजेशन सिम्टम डिस्पनिया और ऑर्थोपनिया और पिंक फ्रॉन्थिस में से क्या सब है? बॉडी में कंजेशन मतलब पैडोलेमा, हार्ट ब्लड एंड फ्लूइड इन द लंग्स into the congestion of blood and fluid in lungs and peripheral tissue। ठीक है यार, इसको यहीं से मान लो कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, जहाँ अनवांटेड चीज़ जो है सो फंसी हुई है, और वो उसकी वजह से जो हार्ट की पंपिंग है ना उसको कमज़ोर कर दे रहा है। मैंने कहा था ना कि करता ज़रूर है, हार्ट पंप ज़रूर करता है, बट जितना होना चाहिए तो उतना नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। हाँ, सिम्टम है कंजेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है। हार्ट के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से फिर लंग्स में भी वो देखने को मिल जाता, तो सिम्टम जो है सो लंग्स में भी दिखेगी, सिम्टम लंग्स में भी दिखेगी। लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिस्टम ऑफ दिस डिजीज, कंजेशन ऑफ द लंग्स इज द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। अगर आपको आपकी हार्ट फेलियर हो रही है, आपकी अगर हार्ट फेलियर हो रही है, हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। इसके अंदर फ्लूइड मान लो बढ़ गया, मैं उसको अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहा, फिर फालतू का कुछ ना कुछ मिला के बोलना हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट, मुझे यहाँ थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, बट कहानी आपको इतनी ही है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको नीट निकालना है तो, ठीक है। नीट के क्वेश्चंस में कभी भी इतना जाएगा ना, क्योंकि मुझे समझाना है ना तो थोड़ा डीप जाना पड़ता है, मुझे सोचना चाहिए था, ये वर्ड फंस सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा खींचने नहीं वाले, ठीक है। देखो आप जो भी कंजेशन वाला पार्ट देख लेना, बस ये याद रखना, कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, क्लियर। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या आता है, अब हार्ट फेलियर देख लिया, हार्ट फेलियर इज नॉट एज सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। एक चीज़ आपने हार्ट फेलियर पढ़ लिया, अब देखो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट अलग से लिख लो, ठीक है। ये यही इसी की बात मैं कर रहा था, ठीक है, इसी की बात मैं कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको नीचे रखते हैं।
आप इस पे ध्यान दो। दूसरा पॉइंट क्या आ गया था अपना? दूसरा पॉइंट आ गया था हार्ट फेलियर इज नॉट द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, दूसरा बात यहाँ कार्डियक अरेस्ट। कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा अलग करके लिख लिया जाए। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक भैया पुलिस में अरेस्ट हो गए, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है जी। इसमें देखो क्या हो रहा होता है कार्डियक अरेस्ट के अंदर, आपने देखा वहाँ पंपिंग कर रही थी, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उतने एफिशिएंटली उतने अमाउंट में पंपिंग नहीं कर पा रही थी, ठीक है। और यहाँ कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, तीनों में थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है, ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं लोग, ठीक है, और ये कंफ्यूज रहते हैं तीनों वर्ड में। इसी चीज़ को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एक तो आपने देख लिया हार्ट फेलियर क्या होता था कि मतलब उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो उसकी वजह से अगर जितना ब्लड उसको पंप करना चाहिए था, जैसे कि पूरे बॉडी की ज़रूरत पूरी हो जाए, उतनी ब्लड वो पंप नहीं कर पा रहा है। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर, और कुछ नहीं है हार्ट फेलियर, ठीक है। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कार्डियक अरेस्ट की बात अगर करें, कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो अपना मसल्स है ना, हार्ट का मसल जो कोरोनरी वाला हमने पढ़ा है, ठीक है, जो कोरोनरी वाला हमने पढ़ा है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट देख रहे हैं ना? अच्छा कार्डियक, एक मिनट, ओके। ओ देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, हार्ट अटैक देन कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो अभी कार्डियक अरेस्ट से वो डिफरेंस बता रहा था अपना हार्ट फेलियर का, देखो हार्ट फेलियर मेरे पास तो ऐसा है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट ऐसा नहीं होता। तो कार्डियक अरेस्ट कैसा होता है बाबू? कार्डियक अरेस्ट तो कुछ नहीं है, देखो इसमें क्या होता है कि सीधा सी बात है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात ही ये है कि जो हार्ट की बीटिंग चल रही थी ना, हार्ट बीटिंग, तो हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट स्टॉप बीटिंग, एकदम हार्ट जो है एकदम बीट करना ही बंद कर दिया। तो इस केस में क्या पेशेंट थोड़ा सा भी टिक पाएगा, है ना? अगर हार्ट स्टॉप बीटिंग, आपने सुना होगा पीसीआर देते हैं, ठीक है, तो इस केस में अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी हो जाए तो पीसीआर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो हार्ट स्टॉप बीटिंग मतलब अगर हार्ट स्टॉप बीटिंग है, इसका बस इतना लिखा है, तो आप इससे रिलेटेड क्या क्या सोच पा रहे हैं, ठीक है। हार्ट स्टॉप बीटिंग बिकॉज यहाँ जो है तो उसके इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शंस थे, ठीक है, आप जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कह रहे थे, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुआ होगा, कहीं ना कहीं ऐसे नोड में प्रॉब्लम होगा, एवी नोड में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जो कि वो इतना सिग्नल नहीं दे पा रहा था कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। अचानक से हार्ट क्यों बीटिंग करना बंद कर देगा बताओ आप? अचानक से हार्ट बीट पकड़ना क्यों बंद कर देगा जब सब कुछ सही है? तो कहीं ना कहीं उसको जितने सिग्नल्स मिल रहे थे, जितने इम्पल्स उसको मिल रहे थे, ठीक है, जो उसके खुद के जनरेटेड किए गए थे, तो इफ़ कहीं ना कहीं उन जगहों पे प्रॉब्लम है, दैट विल लीड टू द हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट। तो इसमें आप लिख सकते हो ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फेलियर ऑफ द हार्ट, ठीक है, हार्ट स्टॉप बीटिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फेलियर ऑफ हार्ट। और ये क्योंकि क्या किस वजह से हो सकता है? नोडल टिश्यू के में कुछ गड़बड़ की वजह से हो सकता है ऐसा, ठीक है। नोडल टिश्यू में इलेक्ट्रिकल फेलियर में क्या क्या आ रहा था ऐसे नोड, मान लो ये सब जितने भी चीज़ें थी, सिस्टोल डायस्टोल, अब सारा कुछ काम करना ही बंद कर दिया अचानक से। जब तक कुछ समझ पाए, जब तक कुछ संभाल पाए, लोग निकल जाएंगे ना। अगर वो 5-10 सेकंड भी हार्ट पंप नहीं करेगा तो समझ लो 5-10 सेकंड में, यहाँ 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल हो रहा था, बात आई समझ, है ना? अगर 5-10 सेकंड के लिए भी किसी का हार्ट पंप करना बंद कर दे, बीट करना ही बंद कर दे, तो इंसान बच ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है इसमें कि हाँ, हम्म, यही 2 पॉइंट आप याद रखो, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट, हाँ कार्डियक, हाँ बस यही डिफरेंस रखना है, कार्डियक अरेस्ट और वो अलग था हार्ट फेलियर में, मतलब वो पंप कर रहा था लेकिन इफेक्टिवली एफिशिएंसी नहीं थी। एक बहुत अच्छा डिफरेंस वाला टेबल भी लेके आया हूँ,
तो वो भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ी देर में। ये हो गया। एंड द हार्ट स्टॉप बीटिंग, आपके लिए जब भी नीट में सवाल आएगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा कि हार्ट स्टॉप बीटिंग, दैट इज मोर देन सफिशिएंट गाइस, ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको बस इतना सा याद रखना है, हार्ट स्टॉप, इसके लिए क्या बोलोगे आप, हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट ने बीट करना ही बंद कर दिया। ये तो मैंने अलग से बता दिया कि चलो उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आपने खूब सुना होगा, हार्ट अटैक से किसी की मौत हो गई है ना, बहुत ज़्यादा ही ये रेगुलर है, मतलब बहुत ज़्यादा ये आजकल हो रहा है, ठीक है। हार्ट अटैक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो गया आजकल डेथ का, ठीक है। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में क्या होता है, ये उस जैसा है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस जैसा है, या फिर एंजिना पेक्टोरिस जो हमने पढ़ा था उसके जैसा है ये थोड़ा सा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ इसमें क्या है। ये कह रहा है कि हार्ट अटैक तब होती है जब हार्ट के मसल्स को जो है सो उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है जितनी ज़रूरत थी। डेथ ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी। यहाँ एनसीईआरटी क्या लिखी है एक बार देख लेते हैं। The heart muscle suddenly damaged, डैमेज्ड को मैं लिख रहा हूँ यहाँ, डैमेज ही लिखो, फिर डेथ लिख देना, थोड़ा सा मैं सोच रहा था डेथ ऑफ मसल्स, ठीक है, डैमेज लिखो, डैमेज जरूरी नहीं है मसल्स डेड हो जाए, ठीक है। डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू inadequate blood supply, ठीक है। अब इसके मसल्स में प्रॉब्लम है, यहाँ देख रहा है हार्ट अटैक में कहाँ प्रॉब्लम है, मसल्स में प्रॉब्लम है, मसल्स में प्रॉब्लम है। तो हार्ट अटैक में अगर मसल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब मसल्स को जो कार्डियक मसल्स थे उसको पंप करने के लिए जितनी ब्लड या ऑक्सीजन चाहिए थी खुद की फंक्शनिंग के लिए, है ना, अगर भैया हार्ट हो तुम होगे, पूरे बॉडी के लिए तुम पंप करते हो ब्लड, बात मान रहा हूँ मैं, लेकिन अगर तुम्हारा ही मसल ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा मसल्स पंप करने लायक ही नहीं रहेगा, ठीक है, अगर तुम्हारा मसल्स ही पंप करने लायक नहीं रहेगा तो तुम क्या दूसरों को सर्व करोगे, क्या तुम दूसरे को ब्लड पंप करके दोगे, ठीक है। तुम जो ब्लड पंप कर रहे थे तुम्हारा मकसद क्या था कि पंप करके हम पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड भेजेंगे, लेकिन वो जो तुम्हारा मसल्स था वो मसल्स ही खराब हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है तुम्हारा हार्ट मसल्स, ठीक है। अब तुम क्या ही पंप करोगे, क्या कॉन्ट्रैक्शन करोगे तुम, क्या सिस्टोल होगी तुम्हारी वेंट्रिकल में, समझ आई बात। तो उसकी मसल्स ही खराब हो गई है, जिस मसल्स के बल पे वो पूरे शरीर को बॉडी ब्लड जो है सो सप्लाई कर रहा था, तो उसकी मसल डैमेज हो गई, क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई उसको इनएडिक्वेट नहीं हो पाई। अब इसको तुम इतना तो उसने लिख दिया, अब थोड़ा सा इसको तुम दिमाग लगाओ भैया, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स का काम किसका था, अगेन अगेन ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स का काम किसका था, ब्लड सप्लाई टू द, ये कार्डियक मसल्स है, अब इसको ब्लड कौन सप्लाई कर रहा था बाबू, कोरोनरी आर्टरी ही तो, कोरोनरी आर्टरी फिर से पिक्चर में आ गया देखो। अब कोरोनरी आर्टरी में क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिससे कि कार्डियक मसल्स को बाबू तुम ब्लड नहीं पहुंचा पा रहे हो, भैया किसी को पहुंचे ना पहुंचे हाथ थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दे, है ना, पैर हाथ कुछ भी काम कर दे, काम करना बंद कर दे, बट हार्ट तो नहीं रुकनी चाहिए थी, क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया, किस बात की तुम्हारे अंदर कमी रह गई कि तुम इसको ब्लड नहीं पहुंचा पाए।
अब बताओ यही ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा तुम कार्डियक मसल्स के अंदर, जो हार्ट पूरे जिस चीज़ के लिए माना जाता था, जिस बात के लिए वो उड़ रहा था इतना कि भाई मैं तो देखो तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट्स को अपना ब्लड पंप कर करके देता हूँ, अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट्स मर जाएंगे। बात सही है। आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि उसके खुद के मसल्स काम नहीं कर रहे, तो वो दूसरे का क्या ख्याल रखेगा, है कि नहीं? तो यही चीज़ है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ गई है? प्रॉब्लम आ गई है कोरोनरी आर्टरी किसी न किसी तरीके से ब्लॉक हो गई है। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी इस बात की कोई दावा नहीं करती है, एनसीईआरटी के लिए इतनी चीज़ें सफिशिएंट है। मैं थोड़ा सा इसको रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप खुद सोचो ना, क्या ये एथेरोस्क्लेरोसिस कारण इसका नहीं हो सकता हार्ट अटैक का? हार्ट अटैक में कोरोनरी आर्टरी शामिल नहीं है क्या? इसमें हार्ट के मसल्स को डैमेज करने में क्या इसका साजिश नहीं है कोरोनरी आर्टरी का? आप सोच के देखो। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ी सी आपको मैं सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। सोचो ना, कहानी कहाँ से आएगी? इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई कह रहा है, हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं मिल रही है, तो वो किस पे इल्जाम डालोगे तुम आप? दैट इज गोना बी योर कोरोनरी आर्टरी। क्लियर? तो अब इसमें ये भी सोचो कि ब्लड तो लिख दिया, एक्चुअली ब्लड से उसको क्या काम था? उसको तो ऑक्सीजन से काम था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता तो वहाँ से ऑक्सीजन को खींच लेता और फिर क्या करने लगता है? रेस्पिरेशन करने लगता। रेस्पिरेशन करता तो इसका मतलब है कि बॉडी अब एक्टिव हो गई है, उसकी मसल्स एक्टिव हो गई, काम करने लग गई है ना? मसल्स अब उसकी काम करने लग गई है। ठीक है, जितनी पंपिंग करानी है कराओ। तो एक्चुअली अगर ये ब्लड सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा क्या? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। ठीक। सिम्टम इसके क्या क्या हो सकते हैं बाबू? सीवियर चेस्ट पेन भी हो जाएगा। इसके कॉजेज में ना आप लिखो, इसके कॉज में आप कारण दो, आप इल्जाम लगाओ किस पे? कोरोनरी आर्टरी पे। कोरोनरी आर्टरी में कुछ ना कुछ डिजीज हो गया है, वो खुद अब सही से काम नहीं कर रहा। देख लो, हार्ट किस पे? एक ही इंसान पे भरोसा करता था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे, कोरोनरी आर्टरी पे। वो खुद जो है सो डिजीज्ड हो गया, इसके अंदर खुद प्रॉब्लम हो गई है। ये जो हमने पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा, दिस 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 दिस, इसी के अंदर प्रॉब्लम हो गई है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? कैल्शियम फैट ये सब जो जो भी चीज़ें, तो अगर ये है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो ये अपने आप ठीक भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर हार्ट अटैक हुआ है तो इस पे ब्लेम जाएगा ही जाएगा कि भैया एथेरोस्क्लेरोसिस, तुम सारे आज ठीक रहते तो मेरा आज ये हसर नहीं होता। ठीक है, तो कॉजेज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या इसी को हम प्यार से क्या कहते थे? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो सारा इल्जाम किस पे आ गया? एथेरोस्क्लेरोसिस पे। सिम्पटम में अब बताओ, सिम्पटम एथेरोस्क्लेरोसिस का सिम्पटम क्या था? फिर से कहानी वहीं आ गई, एंजीना 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 पेक्टोरिस, सीवियर चेस्ट पेन, सीवियर या फिर एक्यूट एक्यूट चेस्ट पेन। तो जितनी बार आपको अगर चेस्ट, देखो चेस्ट पेन नॉर्मली भी हो सकता है दूसरे वजह से, ठीक है, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से भी चेस्ट पेन हो रहा था, तो आप चेस्ट पेन को कभी भी नज़रअंदाज मत करना। ठीक है, किसी भी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, जस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा चेस्ट पेन हुआ, दवाई ववाई खाया, एथेरोस्क्लेरोसिस ठीक हो गया। लेकिन अगर आप ये सोचो, अब देखो ये एक इतना प्रोलॉन्ग्ड रह जाए, बहुत समय तक ये ऐसे रह जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज है, तो क्या ये जो है सो इसके लिए कॉजिंग अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? हार्ट अटैक वो करा देगा। इसलिए अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है तो जल्दी से इलाज कराना चाहिए। तेल मसाले वाली चीज़ों पे थोड़ा परहेज करनी चाहिए, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें फैट ये वगैरह जो है सो यहाँ आकर के आपके डिपॉजिट हो जाएंगे आपके ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी में। फिर आपकी ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी जो है तो जितनी ब्लड को कैरी करता था उतना नहीं कर पाएगा, तो फिर आकर देखो क्या हासिल हुआ, मसल्स को मिलेगा ही नहीं ब्लड, तो फिर वो खुद पंप करना। तो इसमें क्या हो जाता है हार्ट अटैक में? आप थोड़ी सी डिफरेंस देखते हैं तीनों तीनों, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कहानी आपकी खत्म है। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म है।
ठीक है, आपका चैप्टर खत्म है और एनसीईआरटी बस इतने से ही दावा करती है। इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, और हार्ट फेलियर में मैंने लिखा या तो नहीं है सर हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेलियर में आपने ये याद रखना है। व्हेन ये वर्ड आ जाए, नॉट पंपिंग ब्लड एफिशिएंटली टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, तो आप क्या लिखोगे, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा आप क्या करो, तो थोड़ा सा इसको डब्बे में बस इतनी सारी लाइन को, ये क्या है, ये कहाँ हो गया हो, प्लेट मार, ये तो ये उठा, कलर बदलो, इसको कौन सा कलर, अच्छा इसमें ठीक है, ये याद रखना भाई, बस इतना सा मेरा कहना है। मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ कभी कभी, मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है। ठीक है, जब तक चीज़ें अपने हिसाब से ना लगे मेरा मन ही नहीं करता रहता है। ठीक है, ये है आपके काम की चीज़। ठीक है, हार्ट फेलियर में ये बस आप ये पैराग्राफ याद रखोगे ना, ये कहोगे क्या चल रहा है। ठीक है, ये पैराग्राफ आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको आपका जो है सो दृष्टि नज़र खोलने के लिए था। ठीक है, कि आप थोड़ा सा सोच पाओ चीज़ें कैसे रिलेट किया जा सकता है। हाँ, बाकी कुछ है नहीं। देखो एक बार थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें तीन तरह के डिजीज़ है। तीन कौन कौन से डिजीज़ अपने वही, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। प्रॉब्लम क्या होती है, पंप फेलियर मतलब काम करता है, ठीक है, थोड़ा सा काम कर रहा है मतलब पढ़ता है लेकिन इतना अच्छा नहीं है पढ़ाई में, तो यही चीज़ है। तो पंप फेलियर, यहाँ क्या हो रहा था, ये देखो हार्ट अटैक है ना, तो इसकी मसल डेथ हो रही थी, मसल डेथ हो रही थी, मसल डेथ हो रही थी, तो हार्ट अटैक से फिर तो हार्ट अटैक से क्या हो रही थी, उसकी मसल जो है वो डैमेज हो रही थी, यहाँ उसने डेथ लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं। और कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल फेलियर हो रहा था, मतलब इसने बीटिंग ही बंद कर दी, जो धक धुक लप टप लप डप चल रहा था वो उसने वो बीटिंग ही बंद कर दी, तो खत्म। ठीक है, ऑनसेट देखो ये कब होता है या फिर कितने देर तक चलता है या फिर इस तरीके की चीज़ें हैं, उसके लिए ऑनसेट वर्ड यूज़ होता है, कितने कब ये सब सिम्टम देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा ये क्या है, स्लो है, स्लो है। हार्ट फेलियर जो है, आपने देखा ना हार्ट फेलियर मतलब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है अभी जो है सो एक सेकंड पहले तक वो पूरा का पूरा कार्डियक आउटपुट दे रहा था, पूरा का पूरा स्ट्रोक वॉल्यूम दे रहा था, जितना ब्लड चाहिए बॉडी को उतना दे रहा था, और अचानक से अभी इसने स्लो कर लिया, ऐसा नहीं है। वो आपकी गलती की वजह से, आपके अनहेल्दी रूटीन की वजह से, खाने पीने की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है। तो हार्ट फेलियर जो है स्लोली स्लोली ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कि अभी आपने गौर नहीं किया ना, आपको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, कभी कभी जो है सो अलग अलग तरीके से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हो सकता है अंदर अंदर आपका हार्ट फेल होने के कगार पे आ गया हो आप। ठीक है, तो ये जो है इसकी ऑनसेट स्लो होती है। हार्ट अटैक बाबू कभी भी सडन सडन हो सकती है, क्योंकि आप तब तक गौर नहीं कर रहे थे जब तक कि उसको पूरा ब्लड मिल रहा था। ठीक है, अब एक समय आएगा उसके लूमेन जो है सो पूरा जाम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हार्ट का मसल्स जो है तो एकदम तबाह, उसका जो हार्ट का मसल्स है वो पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा उसको, क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा है, फिर उस कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये कहीं ना कहीं सडन होती है। ठीक है, और उसी तरीके से कार्डियक अरेस्ट का तो बाबू कोई गारंटी नहीं है कब इसका नोडल टिश्यूज ऐसे नोड ये दिस दैट जितने भी इलेक्ट्रिकल
जो आपके सिस्टम थे वहाँ पे वो फेल फेल कर रहा है, तो उसका भी कुछ ये नहीं है, तो एकदम इंस्टेंटली। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम किस में मिल जाता है, हार्ट फेलियर। इन तीनों में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फेटल कौन सा है, तो कार्डियक अरेस्ट एकदम पट से जान ले लेगा। हार्ट फेलियर थोड़ा सा कम फेटल है, बीच वाले कंडीशन किसकी है, हार्ट अटैक की। ठीक है, देखो हार्ट बीटिंग हो रहा है कि नहीं ये पूछ रहा है तीनों में। हार्ट फेलियर में भी हार्ट बीटिंग तो हो ही रहा है ना, हार्ट बीटिंग हो रहा है लेकिन थोड़ा सा वीक हो गया। हार्ट अटैक में भी उसका मसल्स डैमेज है। ठीक है, तो हार्ट बीट करने की कोशिश करेगा, उसका डैमेज है। ठीक है, डैमेज है लेकिन उसको सिग्नल्स तो मिल रहा है, ऐसे नोट तो अपना इम्पल्स जनरेट कर रहा है, ये भी नोट तो इम्पल्स अपना जनरेट कर रहा है, तो जितना ही शक्ति होगा लेकिन वो अभी भी हार्ट बीट करेगा। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में तो उसका नाम है हार्ट बीटिंग लॉस्ट। ठीक है, हार्ट स्टॉप बीटिंग, यहाँ तो नाम है कार्डियक अरेस्ट में हार्ट स्टॉप बीटिंग, तो क्या ये बीटिंग करेगा, नहीं करेगा। अब ये कॉन्शियसनेस की बात हो रही है कि अगर ऐसा कंडीशन हार्ट फेलियर का कंडीशन है तो आदमी जिंदा है कि नहीं है, हार्ट अटैक की कंडीशन है उसमें आदमी जिंदा है कि नहीं। कॉन्शियसनेस मतलब वो कोमा में या फिर जिस भी कंडीशन में हो लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस हो। कॉन्शियसनेस को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है पहले लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, तो यहाँ देखो यूजुअली कॉन्शियस होते हैं, हार्ट फेलियर है ना, तो अभी थोड़ा सा इसको टाइम है इसके पास, तो ये हार्ट फेलियर यूजुअली यस ये कॉन्शियस होते हैं। एंड देन हार्ट अटैक की बात करो तो इसमें भी कॉन्शियस होते हैं, लेकिन ये सब थोड़ा इससे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन ये होता है, और कार्डियक अरेस्ट में तो नहीं है। एक बार उसका बंद हो गया, हार्ट स्टॉप बीटिंग, देन किस बात का कॉन्शियसनेस, खत्म, कहानी गया वो। इमरजेंसी मॉडरेट टू हाई, ये थोड़ा हाई, और ये हाईएस्ट, देख रहे हो, ये मैनेजेबल है, फिर भी थोड़ा सा ये हो सकता है, ये पार्सल इसमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एकदम हाई लेवल पे जाना शुरू हो गया। लेकिन चूंकि इसके आगे भी कोई चीज़ है तो इसको हमने हाईएस्ट और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं कहा है, पार्शियली है। इस कंडीशन से वापस लाया जा सकता है, इस कंडीशन से वापस लाया जा सकता है, रिवर्सिबल है, मतलब ठीक किया जा सकता है इंसान को। ठीक है, और यहाँ अगर रिवर्सिबिलिटी की बात करूँ कार्डियक अरेस्ट में, तो उसको आप सीपीआर दो, अगर उस टाइम पे वो चीज़ एक्टिवेट होकर के ब्लड उस टाइम पे अगर एक्टिवेट होकर के हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम था वो अगर एक्टिवेट होकर के फिर से उसको सिग्नल देना शुरू कर दे, तो हो सकता है ये चीज़ें आप इसको रिवर्स कर सकते हो, अदरवाइज इसमें बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट से अक्सर मौत हो ही जाती है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ याद रहेगी। आपके काम का क्या है, आपके काम का बस इलेक्ट्रिकल फेलियर है, मतलब ये सब छोड़ी तो आपको समझो। तो यही चीज़ मेरा कोशिश रहता है कि अभी डिटेल लेक्चर पढ़ रहे हैं ना हम लोग, डिटेल लेक्चर पढ़ रहे हैं तो उसमें एक एक चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाए, थोड़ा विजुलाइज करना सीखो। ठीक है, तो यही है। अब नीट के लिए वन लाइनर वाला चीज़ें हैं, तो उसमें क्या है कि हार्ट फेलियर के लिए आपने देख लेना है कि क्या है। अगर नॉट पंप इनफ, पंप वर्ड आ गया, नॉट पंप ब्लड इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी पार्ट्स, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ हार्ट फेलियर। अगर मसल में प्रॉब्लम, जहाँ भी मसल वर्ड दिख जाए तो हार्ट अटैक लगा देना, एंड हार्ट स्टॉप बीटिंग दिख जाए तो कार्डियक अरेस्ट लगा देना। ठीक है, तो ये होते हैं यहाँ पे अपनी चैप्टर खत्म। देखो अब कुछ भी नहीं है, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहा होगा शायद आप लोगों को, क्लास के बीच में यार मुझे ध्यान नहीं रहता है कि एक टॉपिक खत्म करो तो थोड़ा सा रुक जाओ। देखो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, अच्छा ये सब तो पढ़ चुके थे हम लोग अभी इस लेक्चर में यहाँ से पढ़ रहे हैं ना। हाँ, इस लेक्चर में यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से। तो देखो इसमें तो कुछ है नहीं, सब कुछ मैं एनसीईआरटी से करा रहा। ठीक है, 1 2 3 ये देख लो, ये सब जरूरी नहीं है लिखना, ये सब। ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है लिखना, आपकी श्रद्धा है, आपको जहाँ जहाँ जो जरूरत लग रही है हर चीज़ बता दिया गया है तो वो लिख लेना। ठीक है, तो ये, हाँ ठीक है, ये देखो कार्डियक, हाँ इसको लिख लेना आप, इसको लिख लेना। ठीक है, 1 2 3। सो ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। मैंने बहुत एफर्ट लगा के हर एक चीज़ को जितना डिटेल में हो सकता था उतने डिटेल में पढ़ाया है, कहीं कोई कमी नहीं करी है अपने एंड से। ठीक है, एक चीज़ को 4 बार 5 बार पढ़ाया है, जब भी मैं नेक्स्ट क्लास में आता हूँ तो थोड़ा सा पीछे का रिकैप करा देता हूँ। तो आई होप आपको ये मेरी पहली चैप्टर की पढ़ाई जो है
सो इतने 10-12 आई थिंक लेक्चर हो गए होंगे और पूरे डिटेल्ड है। इससे ज़्यादा आपको नीट के लिए कुछ नहीं पढ़ना, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, आई प्रॉमिस यू गाइस, ठीक है। एक दो पॉइंट थोड़ा सा है, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं था पहले लेक्चर किसी से ब्लड के बारे में, जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है, मैंने कहीं पढ़ा तो अचानक मुझे याद, अरे ये तो कराया ही नहीं क्लास में, ठीक है। तो बाबू, जो ब्लड होती है ना, पहले तो आप ये लिखो कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है ब्लड। कैसी? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक सेकंड। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। वेस्कुलर लिखो आप। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाएगा ब्लड, देन दूसरा हो जाएगा लिम्फ, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, कार्टिलेज होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। बट वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में आ गया अपना ब्लड एंड लिम्फ। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बस उसी को लिखना है। ब्लड के अंदर फाइबर नहीं होती, ये सारी चीज़ें हम लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करके चैप्टर है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। अभी 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 ब्लड के अंदर कुछ ब्लड की खासियत बताता हूँ, ठीक है। 2-3 पॉइंट में ब्लड की कुछ खासियत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात, इसकी पीएच देखेंगे। पीएच जो होती है वो कितनी होती है? 7.4 होती है। दैट मीन्स इट इज स्लाइटली व्हाट? स्लाइटली बेसिक, बेसिक या एल्कलाइन, एल्कलाइन, ठीक। दूसरी चीज़, इसकी जो कलर तो आपको पता है, रेड, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, फाइबर नहीं होते, इट डज नॉट हैव फाइबर। अगर कोई क्वेश्चन दिख जाए इस तरह के, तो आप अब मिस मत करना, ठीक है। इसके अंदर फाइबर नहीं होती। दूसरी बात, इसके अंदर इट डज नॉट शो डिवीजन प्रॉपर्टी। आपको पता, सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करते हैं, लेकिन ब्लड जो है वो डिवाइड नहीं करते। तो इट डज नॉट डिवाइड, ठीक है। डिवाइड मतलब सेल डिवीजन से मेरा मतलब है, ठीक है। डज नॉट शो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नहीं शो करने में ना 2-3 तरह के सेल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स हो गया अपना, तो कार्डियक मसल, एक सेकंड, हाँ, ब्लड की बात हो रही है ना, एक सेकंड, हार्ट की मसल्स की मैं थोड़ा यार इसमें श्योर नहीं हूँ। ब्लड, हार्ट मसल्स नहीं डिवाइड करता, इतना तो मुझे पता है। हार्ट मसल्स डिवाइड नहीं करता, हार्ट मसल डिवाइड नहीं करता, ठीक है। हार्ट मसल डिवाइड नहीं करता। क्या ब्लड भी डिवाइड नहीं करता? ब्लड सेल्स जो है सो डिवीजन शो नहीं करते हैं। क्या ब्लड सेल्स डिवीजन नहीं शो करते हैं? आरबीसी डिवाइड नहीं करती। अच्छा, ब्लड इज अ टिश्यू ना, सॉरी, ब्लड इज अ टिश्यू। ब्लड के अंदर आरबीसी सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं। तो आपने ये देखनी है कि क्या आरबीसी डिवाइड करता है? सेल डिवीजन आरबीसी नहीं करता है, प्लेटलेट्स तो सेल ही नहीं होता। वाइट ब्लड सेल्स ये डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉरी यार, ब्लड इज अ टिश्यू गाइस, ब्लड इज अ टिश्यू नॉट अ सेल, ठीक है। तो इसको आप मिटा लो, इस पॉइंट को मिटा लो।
ठीक है, बस यही सा पॉइंट था थोड़ा सा, जो कहीं आपको क्वेश्चन हो सकता है दिखने को मिल जाए। ठीक है, और जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, हाँ आप ये है इसी पे ब्लड वाला काम तो हो गया, इसी पे एक और पॉइंट लिख लो, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड हमने देखा आरबीसी, ठीक है, प्लेटलेट्स सेल्स ही नहीं होता, प्लेटलेट्स एंड न्यूरॉन्स, न्यूरल सेल्स, न्यूरॉन्स लिख लो, न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ये सब जो है दीज आर नॉन डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, तो अपना फोकस अभी कहाँ था, कार्डियक मसल्स पे था। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बातें याद रख लेना, थोड़ा सा जनरल पॉइंट है ये, इसका पीएच कोई पूछ ले मान लो। ठीक है, ये कैसे टिश्यू है, ब्लड, तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है गाइस, ओके, सो आप लोग एकदम देखो, अब इसमें कहाँ से कहाँ तक है, इससे पहले वाले का ना पीडीएफ में बना नहीं पाया हूँ, तो वो सब वीडियो से ही देखना, अगली क्लासेस से आई होप ये सारी चीज़ें एकदम अपडेटेड रहेगी, सारी पीडीएफ फॉर्म में इसी तरीके से आती रहेंगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हमने क्या पढ़ा, कार्डियक साइकिल पढ़ लिया। ठीक है, कार्डियक साइकिल के अंदर हमने नोडल टिश्यूज पढ़ लिए, नोडल टिश्यू कितने जरूरी थे आपने देखा आगे, फिर कार्डियक साइकिल के हर एक स्टेप्स को हमने पढ़ा। ठीक है, इसके अंदर वो बहुत ज़रूरी है वैल्व वाला पार्ट। ठीक है, कौन से वैल्व कब ओपन है कब नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो एनसीईआरटी की भी हर एक चीज़ हमने कवर कर ली, स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट भी देख लिया। ठीक ठीक ठीक, इसमें कुछ इमेजिनरी क्वेश्चंस मान लो बना दे कि स्ट्रोक वॉल्यूम बताओ कि मान लेते हैं 90 ml है। ठीक है, तो उस कार्डियक आउटपुट कितनी हो जाएगी, तो हार्ट रेट उतनी ही है। ठीक है, अब मान लो कि स्ट्रोक वॉल्यूम को सेम रख दिया, किसी ने कहा कोई एथलीट है उसकी हार्ट बीट मान लो 80 है, तो आपको 80 से मल्टीप्लाई कर, कहने का मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट कर देंगे, दैट्स क्लियर, तो ये आ जाएगा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ईसीजी हमने पढ़ लिया, ईसीजी पढ़ लिया हमने। ठीक है, और फिर न्यूरल कंट्रोल, ये रेगुलेशन ऑफ द हार्ट भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, ये हो गया अपना ना, फिर हमने डिजीज पढ़ लिए। तो ठीक है गाइस, इस इन तीनों में एकदम 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 ध्यान से, इन तीनों में बहुत ध्यान रखना है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट स्टॉप बीटिंग, और अटैक जब भी वर्ड आएगा मतलब डैमेज ऑफ द हार्ट, अटैक करने से क्या होता है, कोई चीज डैमेज हो जाता है, हमने तुम्हें मारा है ना, तो तुम्हारा मान लो चोट लग गया कुछ भी चीज, वो तो डैमेज हो गया ना, तो अटैक से डैमेज, अरेस्ट से खत्म, कहानी खत्म। ठीक, हार्ट स्टॉप बीटिंग, स्टॉप, खत्म, और फेलियर से आप फेल कर रहे हो, काम तो कर रहे हो लेकिन आप फेल किए, तो ये चीज़ें। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच बच्चों। अब अगला चैप्टर क्या आएगा हम देखते हैं, जो भी आएगा नेक्स्ट प्लान करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली क्या आने वाला है अपना, मैंने मुझे वो पहले कराना था बट चूंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने में, तो इसलिए मैंने पहले इसको रखा। एंड हम लोग अब अगला चैप्टर लेके आएंगे क्या, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही चैप्टर का नाम है ना, हाँ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक गाइस। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही बने रहे। हाँ, क्या आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस भी करा दूं इसके, ऐसा कुछ प्लान होता है तो मैं देखता हूँ, मैं करा दूंगा। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 20-25-30 ऐसे ही, कुछ उसमें पीवाईक्यूज भी होंगे, कुछ अच्छे अच्छे रीजनिंग, मतलब सेशन रीजन टाइप के स्टेटमेंट क्वेश्चन, जो थोड़े से लगे कि हाँ क्लास में कराने चाहिए। बाकी क्वेश्चन आप करो, खूब दबा के क्वेश्चन करो, पीवाईक्यूज लगभग 25-30 साल तक के कर डालो। ठीक है, और एनसीईआरटी से रिलेटेड सर्सन रीजन, जहाँ भी आप जो भी बुक प्रेफर करते हो उससे ढूंढो, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन खूब करो। ठीक है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ो, एक एक लाइन, अगर नोट्स आपकी पढ़ी हुई है तो एनसीईआरटी तो देख ही रहे हो, सबके साथ के साथ हो रहा है, तो इतनी डिटेल लेक्चर, इतने अच्छे से सब कुछ यूट्यूब पे आई डोंट थिंक है किसी का, अगर हो तो आई पार्डन। ठीक है, तो ओके, ऐसे ही प्यार बना रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, और ये चीज़ एकदम ख़त्म नहीं होने वाली, ये चलती रहेगी, अभी पूरा सिलेबस यहाँ हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। चलो, पढ़ते रहें आप, ऑल द वेरी बेस्ट।